हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज हम लोग क्लास 8 का अक्टूबर सत्र का जो असेसमेंट हो रहा है, मंथली टेस्ट हो रहा है, आज हम लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट है, कब का है? तो ये माह कौन सा है? अक्टूबर माह का है। ठीक है, अक्टूबर माह सत्र क्या चल रहा है? 2021-22। कक्षा क्या है? क्लास 8 के हैं और पूर्णांक कितने हैं? 60। ये 60 मार्क्स के हैं। सब्जेक्ट देख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इतने सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट के हम लोग प्रश्न और उसके साथ आंसर को देखेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग हिंदी के साथ शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है हम लोगों का? हिंदी। देखिए, तो पहला जो हिंदी है सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो आपके सामने ये गद्यांश है, यहाँ से यहाँ तक आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। इस गद्यांश से रिलेटेड 2 प्रश्न आएंगे, उसका आंसर आपको देना है। तो आप गद्यांश को खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधा प्रश्न 1 और 2 का आंसर बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम लोग प्रश्न 1 और 2 को देखते हैं। देखिए, आपने जो गद्यांश पढ़ा होगा उस गद्यांश के अनुसार प्रश्न 1 लिखा है, लेखक के अनुसार लोगों को अब क्या द्रवीभूत नहीं कर पाता है? ऑप्शन ए है भाई भाई का चूल्हा अलग करना। ऑप्शन बी है बहू द्वारा घरवालों को बासी रोटी परोसना। ऑप्शन सी है किसी का यक्ष्मा रोग से ग्रसित होना। और ऑप्शन डी है अमरूद के पेड़ को अशुभ बताना। इन चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर होगा, आपको उस पर टिक लगाना है। तो ये जो प्रश्न संख्या 1 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी का यक्ष्मा रोग से ग्रसित होना। आप इसको लिख लीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए, प्रश्न हम लोग 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 में लिखा है, गद्यांश के अनुसार किसने किसका जीना मुहाल कर दिया था? ठीक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए संपादक ने लेखक को। ऑप्शन बी भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को। ऑप्शन सी लेखक ने संपादक को। ऑप्शन डी माता पिता ने लेखक के बड़े भाई और भाभी को। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही आंसर है, आपको उसको लिखना है। तो प्रश्न 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो गया। हम लोग अब प्रश्न 3 को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं। तो प्रश्न 3 में लिखा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। आपको यहाँ एक वाक्यांश दिया हुआ है ये, और इसके बदले में एक और केवल एक शब्द आएंगे, आपको वो लिखना है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं पढ़ के वाक्यांश क्या है। तो वाक्यांश पहला लिखा है, जिस पर विश्वास किया जा सके। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विश्वास पात्र। तो आपको यहाँ लिखना है विश्वास पात्र। ठीक है, चलिए, हम लोग अब इसके बाद वाला देखते हैं। इसके बाद लिखा है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे कहते हैं निरुत्साही। क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ? निरुत्साही। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा वाक्यांश लिखा है, रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला को क्या कहते हैं? तो रास्ता जो दिखाता है उसे हम लोग कहते हैं मार्गदर्शक। तो यहाँ हो जाएगा मार्गदर्शक। ठीक है, चलिए, हम लोग का आखिरी देख लेते हैं। तो आखिरी लिखा है, जिसके चित्त में दृढ़ता हो। जिसके चित्त में दृढ़ता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दृढ़ चित्त। तो यहाँ हो जाएगा दृढ़ चित्त। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग का 3 नंबर पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्न 4 को देखेंगे। चलिए, तो प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में लिखा है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपके सामने यहाँ कुछ पंक्ति दिया हुआ है, आपको इस पंक्ति को यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड कुछ अर्थ निकलेंगे, उस अर्थ को आपको पूरा बताना। तो ये पंक्ति आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं इसका जो अर्थ निकलेगा, प्रसंग जो निकलेगा, मैं उसको बताता हूँ, सीधा आंसर पे आता हूँ। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना क्या है? उत्तर देखिए, प्रसंग लिखना है। प्रसंग के बाद लिखना है,
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समाज की विवेकशीलता पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कवि कहता है कि जब कानून के किताब में, चिकित्सा शास्त्र में डायन का उल्लेख तक नहीं है, तब हम क्यों अंधविश्वास में जी रहे हैं। ठीक है, कवि ये कहता है। उसके बाद लिखना है, हमें अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है और उस बूढ़ी को सम्मान देना है। ठीक है, तभी हमारा समाज विवेकशील, आधुनिक और सभ्य कहला सकेगा। तो ये आंसर हो गया प्रश्न 4 का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न 5 को देखते हैं। देखिए प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में लिखा हुआ है, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। तो आंसर होगा इसका, पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए कभी हथियार ना उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब देखते हैं इंग्लिश का। हम लोग का हिंदी का कंप्लीट हो चुका है, हम लोग अब इंग्लिश का प्रश्न उत्तर करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हिंदी पूरा कंप्लीट आप लिख लीजिएगा, हम लोग देखते हैं इंग्लिश को। चलिए तो हम लोग अब इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को बनाते हैं। देखिए ये इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी आपको समझ में आ गया होगा। तो इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री। तो आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ PV सिंधु, ऑप्शन बी है दीपा कर्मकार, ऑप्शन सी है साक्षी मलिक, ऑप्शन डी है दीपा मलिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PV सिंधु। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न 1 हो गया। क्वेश्चन 2 में लिखा है, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। आपको बताना है कि ओलंपिक्स में सबसे पहला जो रेसलर में महिला जीती थी, महिला रेसलर वो कौन है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है गीता फोगाट, ऑप्शन बी है साक्षी मलिक, ऑप्शन सी है विनेश फोगाट और ऑप्शन डी है दिव्या काकरान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साक्षी मलिक। ओके, चलिए क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था, PV सिंधु, और क्वेश्चन 2 का आंसर क्या था, साक्षी मलिक। ठीक है, कंप्लीट है। और हम लोग प्रश्न 3 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल वर्ब्स। आपको खाली जगह जो था उसमें देखिए भरना था। ठीक है, तो ए नंबर जो है, ए नंबर में लिखा है यू, उसके बाद यहाँ था डेस नॉट वेयर ए डर्टी क्लॉथ। तो इसका आंसर हो जाएगा शुड। क्या हो जाएगा, शुड। ठीक है, आपको भरा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ शुड हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा 2 नंबर में। तो 2 नंबर में मतलब बी नंबर में पढ़ते हैं, वुड यू लैंड मी योर पेंसिल। तो यहाँ वुड आप भर लीजिएगा बी नंबर में, ए नंबर में क्या भर लीजिएगा, शुड भर लीजिएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, राइट 1 वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब ये पूरा एक वर्ड्स इसके बदले में जो आएगा उसको आपको लिखना था। ठीक है, तो क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। ए नंबर लिखा है इंटेंस डिज़ायर और इंथुसियाज्म। इस पूरा का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अगरनेस। क्या होता है, अगरनेस आपको लिखना है। अब बी नंबर में, बी नंबर लिखा है स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन। तो इसका हो जाएगा ऑब्लिविजन। क्या हो जाएगा, ऑब्लिविजन। तो आप देख के उतार लीजिए, यहाँ भरा हुआ है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, राइट फॉर अचीवमेंट्स ऑफ मैरी कॉम। आप मैरी कॉम को जानते हैं, वो एक बॉक्सर थी, है ना, है बॉक्सर है। तो उनका बहुत सारा अचीवमेंट है। ठीक है, तो उनमें से कोई भी 4 अचीवमेंट को आपको लिखना है। ओके, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, राइट फॉर अचीवमेंट्स ऑफ मैरी कॉम। आप मैरी कॉम को जानते हैं, वो एक बॉक्सर हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट जीते हैं। तो आपको उन्हीं में से किसी 4 अचीवमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है,
एशियन वोमेंस चैम्पियनशिप्स। बी नंबर जो दूसरा अचीवमेंट है वो है वोमेंस वर्ल्ड कप। सी नंबर है AIBA वोमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और डी नंबर हो जाएगा वेनस वोमेंस बॉक्स कप। ठीक है, उनका बहुत सारा अचीवमेंट है, उनमें से ये 4 अचीवमेंट आपके सामने, ये चारों आप ABCDE जो भी है आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इंग्लिश का कंप्लीट होता है, अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो मैथ को देखते हैं। देखिए हम लोग का मैथ का जो क्वेश्चन है, जो गणित का क्वेश्चन है, उसका प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 में लिखा है एक संख्या को 5 से गुना किया जाता है तो इसका घन कितने गुना हो जाएगा। अच्छा बताइए, अगर 5 है, ठीक है, इसका घन पूछा है तो 5 का घन मतलब 5 का क्यूब। अगर जब आप 5 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 125 गुना, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप टिक लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 125 गुना। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 में लिखा है 10 - 3 गुना 10 - 4 का मान क्या होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले गुना का काम होता है, तो सबसे पहले हम लोग 3 को और 10 को गुना करेंगे, यानी इधर 10 बच गया, माइनस 3 और 10 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसके बाद बचेगा कौन -4। ठीक है, -4 बचेगा। तो हम लोग का यहाँ पर ही जो 3 गुना 10, ठीक है, तो कितना हो गया, और इधर था हम लोग का माइनस में, और इधर क्या था हम लोग का -4। तो हम सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस इसको गुना करके हम लोग का कितना आया 30 और -4। जब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 से जैसे 20 जाएगा तो -10 से 30 जाएगा तो -20 और -4, यानी कितना आ जाएगा -20 और -4, यानी आ जाएगा आपका जाके -24। अब बताइए ऐसा कोई भी ऑप्शन है जिसको सॉल्व करके -24 आएगा, नहीं है, है ना, -24 नहीं है। इसका मतलब हम लोग का ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन ठीक नहीं है। तो ये हम लोग का ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, गलत है, कोई भी नहीं होगा। आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये गलत है, ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग का जो आंसर आएगा वो -24 आएगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए -24 ना तो ऑप्शन ए में आएगा, क्योंकि 10 से 12 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2। इसी तरह बी में, बी तो दिया 1012 तो आ नहीं रहा। ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 - 7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 तो आ नहीं रहा। और ऑप्शन डी में कितना दिया 107 आ नहीं रहा। तो ऑप्शन हम लोग का क्या है, गलत। आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये रॉन्ग है ऑप्शन। हम लोग सीधा प्रश्न 3 पे चलते हैं। देखिए तो प्रश्न 3 में क्या है, प्रश्न 3 में लिखा है 105 किलोमीटर को मीटर में बदलकर इसे मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको पता होगा कि 105 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो हम लोग को पता है कि जब किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलना हो तो सीधा 1000 से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। अब मानक रूप क्या है, कैसे बदलते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ, आप इसका सॉल्व देख लीजिए। तो हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। देखिए 105 किलोमीटर दिया है, इसको आपको 105 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना है, गुना। तो यहाँ 105 गुना 1000 कर दीजिएगा और मीटर लिख दीजिएगा, ये मीटर। ठीक है, इसके बाद बराबर देना है। बराबर के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब समझने वाला बात है यहाँ कि आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3 जीरो, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 संख्या के पहले पॉइंट बैठा हुआ है ना, और यहाँ पर ये 2 संख्या के पहले पॉइंट है। इसका मतलब गुना हम लोग कितना किए थे, 100। ठीक है, और यहाँ पर ही 3 जीरो पहले से, 2 संख्या का पहले पॉइंट है, इसका मतलब 2 जीरो और आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये आंसर कर लेना है। ओके, समझ में आ गया, ये सॉल्यूशन है। तो क्या आ जाएगा आंसर, तो इसका पूरा आंसर आ जाएगा 1.05 गुना 10 का पावर 5 मीटर, ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए प्रश्न 4 में बोला है आपको 216 का मान ज्ञात करना है। तो 216 का आपको क्या निकालना है हम लोग का, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 216 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा 216 ये क्या है, रूट क्यूब है ना। आपको इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। अब आपको पता होगा, देखिए हम यहाँ बना दे रहे हैं, आप उतार लीजिएगा। ठीक है, बराबर दीजिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है रूट में। अब ये 216 जो दिख रहा है ना आपको, 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 6 कितना बार, 3 बार, और यहाँ पर ही तो 3 है ही, तब ना रूट क्यूब होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बराबर देना है। तो 216 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, इसका
6 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। बस इतना ही आपको बना लेना है, यही आंसर है। अब उतार लीजिए इसी तरह इसको देखकर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्न 5 को बनाएंगे। देखिए, आखिरी क्वेश्चन ये मैथ का प्रश्न 5 क्या लिखा है। ये प्रश्न 5 में लिखा है कि 9 का पावर n बटा 9 का पावर -2 बराबर 9 का पावर 11 है। तो आपको n का मान निकालना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, आपको n का मान निकालना है। चलिए, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। तो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए, यहाँ 9 का पावर -2 है, ठीक है। आप इस 9 का पावर -2 को ऊपर ले जाइएगा, तो ऊपर ले जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसा कि इस लाइन में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, ये -2 ऊपर गया, इस n के साथ क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 9 का पावर n + 2, ठीक है। इधर 9 का पावर जो 11 है हम लोग यहाँ उतार दिए, ठीक है। अब आपको पता होगा फॉर्मूला, ये 9 का पावर क्या है, n + 2, और यहाँ भी 9 का पावर कितना, 11। तो 9 और 9 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो बचा क्या, n + 2 जो यहाँ लिखा है, यहाँ बचा क्या, 11 जो यहाँ लिखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 को उठाकर हम लोग 2 को उठा के इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो 2 को उठा के हम लोग इधर लाए तो क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 11 माइनस क्या निकल गया, 2। तो यहाँ n बराबर हो गया 11 - 2, और 11 से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर 9। ये आंसर है, ठीक है। चलिए, आप इसको उतार लीजिए। देखिए, पहले आप इसको उतारिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक उतारने के बाद उसके बाद आप ये उतारिएगा, ठीक है। कंप्लीट है। अब हम लोग इसके बाद वाला सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि मैथ में 5 क्वेश्चन था, हम लोग 5 क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट। आप एक बार में इसको देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। कंप्लीट है। चलिए, तो हम लोग अब इसके बाद वाला सब्जेक्ट देखते हैं। मैथ कंप्लीट हो गया। देखिए, तो हम लोग का मैथ पूरा कंप्लीट है। 5 क्वेश्चन था, 5 का 5 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। आखिरी में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दिए, ठीक है। चलिए, तो 5 क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया मैथ। अब हम लोग इसके बाद वाला सब्जेक्ट देखते हैं। तो इसके बाद सब्जेक्ट जो है वो क्या है, विज्ञान है। तो हम लोग विज्ञान को बनाएंगे। देखिए, तो विज्ञान का जो पहला प्रश्न है, इसमें आपको पढ़ना है इस पूरा को, ठीक है। आप इस पूरा को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ 4 ऑप्शन है, A B C D, आपको इसका आंसर देना है। तो हम इसका जो आंसर है उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। एक का जो प्रश्न 1 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। विकल्प A और B दोनों है ना, विकल्प जो A है और B है दोनों सही है, ठीक है। तो आपको डी में लगाना है, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न 2। प्रश्न 2 में जो आंसर होगा वो बोला है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 10 सेमी, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 15 सेमी, ऑप्शन डी है 20 सेमी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेमी, ठीक है। तो हम लोग का विज्ञान का 2 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला बनता था, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। तो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हम लोग का कंप्लीट है। अब हम लोग प्रश्न 3 को देखेंगे, जो लिखने वाला क्वेश्चन है। देखिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 क्या बोला है, प्रश्न 3 में बोला गया है, क्या ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। आपको बताना है जो ध्वनि जाती है उसके लिए क्या कोई माध्यम चाहिए। उसके बाद बोला है, ध्वनि किस माध्यम से संचरित नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या, हाँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हाँ, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव अथवा गैस। अच्छा, द्रव में यहाँ एक दाग होगा, आप दाग ऐसे दे दीजिएगा, ठीक है, द्रव अथवा गैस। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। निर्वात का मतलब जहाँ वायु नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। तो निर्वात से होकर ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। तो ये आपके सामने पूरा आंसर है, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्न 4 में लिखा हुआ है, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है, कारण बताइए। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उससे पहले आप क्या छिड़कते हैं, पाउडर छिड़कते हैं कि नहीं, है ना, ताकि वो पॉलिश हो जाए, ठीक है। तो इसका मेन आंसर हो जाएगा घर्षण। घर्षण को हम लोग घर्षण के लिए छिड़कते हैं। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, घर्षण को कम करने के लिए कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है, ठीक है। तो ये आंसर होगा, आप इसे लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 जो है वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, आपको बड़ा होगा इसका आंसर। तो आंसर क्या लिखेंगे, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रश्न 5 में लिखा है, तरल एवं द्रव में गति करने वाले वस्तुओं एवं वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, उदाहरण सहित वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो 5 नंबर का हम लोग चलिए आंसर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा
तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशेष आकृतियाँ दी जाती है। ये आकृतियाँ हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल पार पाना होता है ना, घर्षण बल पर पार पाना होता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो इसके लिए उन्हें विशेष आकृतियाँ दी जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा आंसर है, आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, तो हम लोग का साइंस का 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, यानी साइंस का सारा क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग सोशल साइंस पे चलते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान, ये रहा आपके सामने सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में जो हम लोग का प्रश्न है वो लिखा है वस्तुनिष्ठ। ठीक है, आपको ये प्रश्न एक को पढ़ के 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, आपको टिक लगाना है। क्या दिया है, दिए गए संसार के मानचित्र को ध्यान से देखें। यहाँ आपको संसार का मानचित्र दिख रहा होगा पूरा वर्ल्ड का। ठीक है, इसमें बोला है ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाने वाले खनिज को पहचानिए। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है आप भी देखेंगे हम लोग, और इसमें बोला है कौन सा खनिज ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता। ऑप्शन दिया है लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, तांबा। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, ये वाला, ये पूरा पोर्शन किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, तो आपको बताना है चारों में से ऑस्ट्रेलिया में कौन सा नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। तांबा ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया आपका। ठीक है, हम लोग का इंडिया कहाँ है, ये इस जगह में है इंडिया। चलिए हो गया, हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। देखिए, प्रश्न 2 से पहले आपको यहाँ पर कुछ परिच्छेद दिया हुआ है, आपको इस परिच्छेद को पढ़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआती तक भारतीय कपड़े को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर निकाल दिया था, है ना, बाहर कर दिया था। आपको ये पूरा खुद से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको एक प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 2, उसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग सीधा प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं, आप पढ़ लीजिएगा अपने से। देखिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न 2। प्रश्न 2 में लिखा है कि जो भी ब्रिटेन के बाज़ारों में भारतीय कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों ने ले लिया। ठीक है, तो ब्रिटेन के बाज़ारों में जो भारतीय कपड़ों का स्थान था उसका स्थान कौन ले लिया, ब्रिटेन में जो सूती कपड़ा बनता था। ठीक है, इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको इसका इफेक्ट बताना है कि इंडियन मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, तो ऑप्शन ए नंबर दे रखा है, भारतीय उद्योगों को क्षति पहुंची। इससे क्या हुआ, भारतीय उद्योग जो थे उनको क्या क्षति पहुंची। ऑप्शन बी दे रखा है, भारतीय उद्योगों का पतन हो गया। ठीक है, भारतीय उद्योगों को पतन हो गया। ऑप्शन सी दिया है, उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, ये भी हो गया, ए नंबर जो था ये भी हुआ, और बी नंबर जो था ये भी हुआ। चलिए, तो इसका सही आंसर आपको लिख लेना है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ओके, चलिए तो हम लोग अब प्रश्न 3 को देखेंगे। देखिए, प्रश्न 3 आपके सामने है। प्रश्न 3 में लिखा हुआ दिए गए कथनों में से कौन सा कथन या कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है। ठीक है, तो कथन 1, प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। कथन 2, संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। और कथन 3 दिया, पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपको बताना है इनमें से क्या तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन ए दिया है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी दिया है कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी दिया है 1 और 3 सही है, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, यानी कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही, कथन 3 क्या है, गलत है। तो आंसर इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको ऑप्शन बी में टिक लगाना है, ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 को बनाते हैं। देखिए, प्रश्न 4 में लिखा हुआ है, कृषि के 2 प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको कृषि का 2 प्रकार बताना है उदाहरण के साथ। तो हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं, कृषि के 2 प्रकार। ठीक है, देखिए, कृषि के 2 प्रकार है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, कृषि के 2 प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 में लिखा हुआ मिश्रित कृषि, और नंबर 2 में क्या हो जाएगा, रोपण कृषि। तो मिश्रित कृषि के बारे में वर्णन करते हैं। देखिए, क्या होता है मिश्रित कृषि, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना मिश्रित कृषि कहलाता है। जैसे मक्का की फसल में ज्वार, ये जो मक्का का फसल होता है इसके साथ हम लोग ज्वार का भी फसल उगा देते हैं एक साथ, इसीलिए इसे कहते हैं मिश्रित खेती। अब देखिए 2 नंबर क्या है, रोपण कृषि। रोपण कृषि का आंसर क्या होगा, एक विशेष प्रकार की खेती करना, जैसे रबड़, चाय तथा कहवा की खेती को रोपण कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये पूरा आंसर ले लीजिए, लिख लीजिए इसको। हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। चलिए,
तो हम लोग अब प्रश्न 5 को देखते हैं। 4 कंप्लीट है। प्रश्न 5 में लिखा है राष्ट्रीय एकता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है किससे संबंधित है, उनके 2 योगदान को बताइए। ठीक है, तो प्रश्न 5 का हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब हम लोग योगदान देखते हैं। देखिए, उनके 2 योगदान निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में लिखा है देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे, पहला। चलिए हम लोग दूसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरा हो जाएगा सरदार पटेल की महत्तम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। ठीक है, ये 2 योगदान था, आप लिख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान उसका आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको बड़ा आंसर होगा इसका। तो क्या लिखा है 1857 ईस्वी की क्रांति के धार्मिक, आर्थिक और तात्कालिक क्या कारण थे। तात्कालिक कारण क्या थे वो उसको बताना था। यहाँ 3 चीज़ें, एक तो धार्मिक कारण आपको बताना है, दूसरा आर्थिक कारण भी बताना है, तीसरा तात्कालिक कारण भी बताना है। ठीक है, तो सबका तीनों का हम लोग को बताना है। तो चलिए तीनों का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं आर्थिक कारण, है ना। आर्थिक कारण क्या होगा, 1857 की क्रांति होने के कारणों में आर्थिक कारण भी मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण करना और देश के परंपरागत ढांचे को बदलने का पूरा प्रयास किया तो इससे भारतीय समाज में असंतोष और क्रोध उत्पन्न हुआ। ये इसका आर्थिक कारण था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद धार्मिक कारण को। ठीक है, देखिए, तो धार्मिक कारण क्या था, जब लोगों ने यह महसूस किया कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की वजह से भारतीय समाज के धर्म चरम सीमा में आने की स्थिति में है तो उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कटु आलोचना एवं विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ तक कर लेना है, हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका तात्कालिक कारण क्या है। देखिए, तात्कालिक कारण, है ना, तात्कालिक कारण क्या है। तात्कालिक कारणों में चर्बी वाला कारतूस प्रमुख है, जो 1857 की क्रांति के होने का प्रमुख कारण था। चर्बी वाले कारतूस में ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। ये इसका तात्कालिक कारक था। तीनों कारक कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं अब हम लोग का नेक्स्ट, मतलब ये सोशल साइंस का सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट को देखेंगे। देखिए, अब हम लोग का कौन सा सब्जेक्ट करना है, संस्कृत को करना है। तो संस्कृत में आपको यहाँ से यहाँ तक एक गद्यांश दिया, आप इसको पढ़िएगा और इससे संबंधित बोला है नीचे प्रश्नों को उत्तर देने। तो पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। ठीक है, अच्छा ये लिखा क्या, ये लिखा हुआ है संसार से प्राचीनतम भाषा, मैंने संसार का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है, तो वो आंसर हो जाएगा संस्कृत। आप संस्कृत पे टिक लगा लीजिए ऑप्शन बी पे, 1 नंबर का। ठीक है, देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप ऑप्शन डी पे टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आप लगा लीजिएगा टिक ऑप्शन डी पर 2 नंबर का, और 1 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये कंप्लीट है, ये आपका आंसर रहा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 3 को। तो प्रश्न 3 में लिखा है अस्मात् अनुच्छेदांत अपवैत चित्वा लिखत, है ना। तो इसका चलिए आंसर यहाँ पर लिखा हुआ, आप देख के उतार लीजिए इसका आंसर को। ठीक है, आप आंसर को देख के उतार लीजिए। अब हम लोग 4 नंबर भी यहाँ लिखा हुआ, आप 4 नंबर का आंसर भी देख के उतार लीजिए। ये जो प्रश्न 4 है ना, इसका भी आंसर उतार लीजिए। चलिए, तो आप प्रश्न नंबर 3 और 4 का आंसर लिख लिए होंगे देखकर, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम लोग का ये पूरा कंप्लीट होता है। क्लास 8 का जो मंथली असेसमेंट चल रहा है, क्लास 8 का मंथली असेसमेंट जो चल रहा है, चलिए, तो इसी के साथ हम लोग का पूरा कंप्लीट होता है। आपका प्रश्न 3 और 4 आपने लिख लिया होगा, देख के यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का क्लास 8 का जो अक्टूबर मंथ का मंथली असेसमेंट हो रहा है, ये हम लोग का इसका क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।